दाशिया 256वां वर्ष। बाढ़ ने तबाही मचा दी। भुखमरी हर तरफ फैल गई। लोग एक दूसरे को खाने लगे। वो मुझे दो, वो मुझे वापस दो, मेरी रोटी मत छीनो, मेरी रोटी मुझे वापस दो। मेरे बच्चे, जाग जाओ मेरे बच्चे, जल्दी चलो, फिर से मूसलाधार बारिश हो रही है। हम पिंगकोंग काउंटी के हैं। मजिस्ट्रेट महोदय अभी भी बेहोश हैं। पीड़ित लोग बिना सिर की मक्खियों की तरह भटक रहे हैं, पेड़ों की छाल खा रहे हैं, ग्वानीन मिट्टी खा रहे हैं, आखिरकार रास्ते में भूख से मर जाएंगे। हाय, यह महाविपत्ति का साल है। चारों तरफ भूख हवी देखो। यह अभागा आसमान अभी भी बरस रहा है। बच्चे के पिता कियान फिर से मल नहीं कर पा रहा। मैं आ गया। ठहरो, मैंने कहा था कम खाया करो। ये तो मिट्टी है। अरे निकम्मे लड़के, बाहर निकलो निकलो, मिट्टी कम खाया करो। अरे मत खाओ, फिर खाओगे? दीदी, मुझे भूख लगी है। मैं और मिट्टी खाना चाहता हूं। चाहे कितनी भी भूख लगे, मिट्टी नहीं खा सकते। मुझे भूख लगी है। दीदी, तुम्हारे लिए जड़ें खोद कर लाती हूं। अच्छा बच्चा। बच्चों के पिता, हे जिलाधिकारी महोदय देखिए, वैसे भी बचने वाला नहीं है। मेरी राय में क्यों ना हम इसे खा लें? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। उसे नहीं खाया जा सकता। ये बारिश लगातार 3 महीने से हो रही है। पूरा जिला पानी में डूब गया है। रुकने से भी कोई फायदा नहीं। मैं समय में पीछे चला गया हूं, और वो भी महान जिया आपदाग्रस्त जिले में का मजिस्ट्रेट बन गया। भूखमरी से भाग रहा है। ये कैसी भयानक शुरुआत है। भूख से मेरा जिगर दुख रहा है। जिलाधिकारी महोदय, तुम जाग गए। मैं तो डर से मर गया। मेरे पास भी कुछ नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए। क्या होगा अगर, क्या होगा अगर ये चप्पल उबालकर तुम्हें खिला दूं? दूर हो जाओ। तेरी चप्पल कौन खाएगा? आओ आओ, भर्ती हो रही है। जल्दी देखो, राशन है। मेरे मालिक, बिस्तर गर्म करने वाली दासी चाहिए। 12 साल से ऊपर, 16 साल से कम उम्र। आधा डोल चावल की बोली लगाओ। एक इंसान की कीमत सिर्फ आधा डोल चावल। अकाल के साल में यही भाव है। नहीं बेचोगे तो मरने के लिए तैयार रहो। माँ पिताजी, छोटी बारिश को बेच दो। आधा डोल चावल, कई दिन जी सकते हैं। बेच दो। उसने एक लड़की खरीदी है। दासी नहीं। मेरे लिए परिवार की पीढ़ियों की प्रतिष्ठा साफ है। भूख से मर जाऊंगा, तब भी मैं यह नहीं कर सकता। बड़ा भाई पहले ही डूब चुका है। दूसरे भाई की लाश भी ठंडी नहीं पड़ी। तीसरा भाई गुड़िया की पूजा कर रहा है। लगातार गंभीर बीमारियां हो रही हैं। पिताजी, मैं जानती हूं आप ईमानदार हैं। बस इतना समझिए कि अपनी बेटी को जीने का रास्ता दीजिए। नहीं मां। अरे अरे अरे, लाइन में खपती मत करो। एक एक करके आओ। मैं अपने आप को बेचना चाहती हूं। नहीं, मैं पढ़ना लिखना जानती हूं। देखने में काफी अच्छी लगती हो। मैं एक विद्वान की बेटी हूं। हमारा परिवार पीढ़ियों से अधिकारी रहा है। प्रतिष्ठित परिवार, बहुत अच्छा। मैं कुंवारी हूं। ये सब फटे पलवों से तो बेहतर है। मेरी कीमत कम से कम 3 डोल चावल है। नहीं बेचूंगी, नहीं बेचूंगी। बेचोगे कि नहीं? बेटी, बाप तो मेहनत करेगा तुझे पालने के लिए। बेच दो। रुको, एक डोल चावल में लड़की बेचना, यह तो बहुत बेरहमी है। जिलाधिकारी महोदय, तुम उस बाढ़ प्रभावित जिले के हो। तुमने एक ऐसा पहनावा पहन रखा है और उन गंदे भिखारियों के साथ घूम रहे हो। फौरन यहां से चले जाओ। हमारे काम में बाधा मत डालो। क्या तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? वरना क्या? अगर तूने एक और बेकार बात की तो मैं अपने मालिक को कहूंगा कि तेरी पगड़ी उड़ा दे। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। यह हुआन परिवार का आदमी है। हुआन परिवार से पंगा नहीं लेना चाहिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि हुआन परिवार है या ली परिवार। तुम पिंगकोंग काउंटी में हो और मैं चेंगफेंग, पिंगकोंग काउंटी का सबसे ताकतवर आदमी हूं। मैं कहूं पूर्व तो तुम पूर्व जाओगे।
मैं कहूँ पश्चिम तो तुम पश्चिम जाओगे। यहां तक कि अगर मैं तुम्हारी बीवी के साथ सो जाऊं तो भी तुम्हें मेरे बेटे को पालना होगा। अरे कोई है? मैं इस कमीने की पूछताछ करूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो हुआन परिवार का सदस्य हूं, मुझे छोड़ दो। वाह, शानदार। कैदी को अदालत में ले आओ। तुम्हारी मेरी पूछताछ करने की हिम्मत? हमारे परिवार के मुखिया हुआन तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अब भी बहस कर रहे हो? 20 थप्पड़ मारो। ये बात कौन नहीं जानता? हमारे मालिक हुआन का बेटा दरबार में बड़ा अधिकारी है। देखते हैं कौन हमें छूने का साहस करता है। सब तुम्हारी तरह मूर्ख हैं क्या? मत करो मत करो। अभी तुम्हारी बेटी ने अब भी बदला नहीं लिया। कुछ भी हो, मैं जिम्मेदार हूं। अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत। महोदय, मैंने गलती की, मैंने गलती की, मैंने गलती की, गलती की, मैंने गलती की। फंस गया। दूसरों को बच्चे बेचने के लिए उकसाया। यह मृत्युदंड का अपराध है। लेकिन मैं दयालु हूं। मैं तुम्हारा जीवन बख्शता हूं। दरोगा को भेज दो। 5,000 बोरे अनाज। यह मामला खत्म। 5,000 बोरे। क्या ये साफ लूट नहीं है? या तो अनाज दो या फिर जान दो। खुद चुनो। राशन दिया क्या? जान मुझे दो। मैं नहीं दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अब भी इतना हटी है ना? गांव वालों, कई दिनों से भूखे हो है ना? आज मैं तुम सबको कबाब खिलाऊंगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? आग जलाओ। ये बेसहारा लोग कई दिनों से भूखे हैं। ये खाना बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। बुद्ध ने अपना मांस काटकर गिद्ध को खिलाया था। तुम्हारे दांत भूनकर लोगों के लिए सेवा करते हैं। ये भी लोगों के लिए एक भलाई है। आ, मैं अनाज दूंगा, मैं अनाज दूंगा। अनाज दो। देर हो गई। 10,000 बोरी, 10,000। मुझे मत भूनो। अरे बाप रे, महान दयालु व्यक्ति। वापस जाकर अनाज तैयार करो। कल इसे काउंटी स्ट्रीट पर पहुंचा देना। नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को भून दूंगा। दफा हो। मैं ली शियायू हूं, एक साधारण लड़की। महोदय, बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है मुझे वेश्यालय में बेच दिया गया था, तो क्यों ना मेरी निजी वेश्या बन जाओ। तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? क्या तुम यहां भूखों मरना चाहते हो? मैं भूखा मर जाऊंगा पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं तो तुम्हारे योग्य भी नहीं हूं, चाहे भूखा ही क्यों न मर जाऊं। तुम समझते क्यों नहीं? अहंकारी कहेगा। हाँ 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 महाराज। यह आम आदमी आपकी छोटी बेटी के लिए विनती करता है। आपको प्रणाम। तुम तो मुझे आग में धकेल रहे हो। बेटी, बेटी, पिता तेरी भलाई चाहता है। ये लीलांग तो चतुर आदमी है। इसे पास रखकर काम पर लगाया जा सकता है। लीलांग है ना? कल मेरे दफ्तर आना, मुख्य लिपिक बन जाओ। शुक्रिया महोदय। हमें बाहर भागकर आपदा से बचना है, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। हाँ महोदय, भूख से मर जाएंगे। भागो। भागने की इजाजत नहीं। तुरंत सब लोग पिंकॉन्ग काउंटी वापस चले जाओ। जाकर बेस की मरम्मत करो। ठीक करोगे तो खाना मिलेगा, ठीक नहीं कर पाए तो नींद में दफन हो जाओगे। महोदय, क्या ये थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं है? प्रकृति का नियम है संघर्ष। हे भगवान, कृपा करो और देखो, यह आपदा का वर्ष है। हमें उसके लिए मजदूरी करने दो। अरे इस निर्दयी मजिस्ट्रेट, अरे यह अभिशाप। निर्दयी, ये तुम्हारा जुल्मी हाकिम। ये तो बिल्कुल अत्याचार है। छोटी बारिश। आज रात तुझे दिखाता हूं क्या होता है जुल्म। जोर लगाओ। हुजूर, हुजूर, वो बदमाश जिलाधिकारी हमें उन बाढ़ पीड़ितों को 10,000 बोरी अनाज दान में देने को कह रहा है। यह महज 10,000 बोरी अनाज नहीं है, ये तो हमारे हुआंग परिवार की जान लेने जैसा है। वो नीच कुत्ता अधिकारी मेरे नितंबों पर डंडे बसाए। ये तो लड़ाई हो गई। हुजूर, आपका चेहरा। 10,000 बोरी।
यह नादान बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ बिल्कुल, कहा कि अगर अनाज नहीं दिया तो सो जाऊंगा। तुम्हारी बीवी के साथ सोया? बकवास बकवास, कुत्ते जैसा अधिकारी, बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। हाँ हाँ, जोर लगाओ, अच्छे से दबाओ, तुझे वेश्यालय भेज दूंगा। कौशल सीखने जाओ, जल्दी दबाओ। अरे हाँ 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 हाँ, चेंग फांग। अरे भूख से मरने वाले, 7वीं श्रेणी का जिला मजिस्ट्रेट, तू मेरे सामने बोलने की हिम्मत करता है? तूने मेरे बारे में पूछताछ भी नहीं की। मैं हूं हुआन ग्याओदे, मैं तुझे बताता हूं। मेरा बेटा दूसरे दर्जे का बड़ा अधिकारी है, वो अधिकारियों के विभाग का मंत्री है। मैं तुझसे कहता हूं, तू ही मुझसे अनाज मांगने की सोच रहा है। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा, पूछो तो एक भी नहीं दूंगा। अरे अरे अरे, इतनी बकवास, बस अनाज देना नहीं चाहते ना? न सिर्फ नहीं दूंगा, मैं तो तुम्हारे कपड़े भी उतार दूंगा, गली गली घुमाकर तुम्हारी बेइज्जती करूंगा। ये पिंकॉन्ग काउंटी के लोगों को बता दो कि पिंकॉन्ग काउंटी का असली मालिक कौन है। मालिक हुआन ने हमला कर दिया है, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। महोदय, कृपया माफी मांग लें। मालिक हुआन का बेटा, लेकिन ये शांशु, माफी मांगो। क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें मारूंगा। तुम कुत्ते जैसे हो, मुझे सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक तुच्छ अधिकारी हो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेरा बेटा गेंगबो का मंत्री है, वो तुम्हें हटाने के लिए ही आया है। तुम मेरा इंतजार करो। वांग लैंग, अपना हुनर दिखाओ। तुम कानून की अवहेलना करते हो, तुम बहुत हद तक कानून की अवहेलना करते हो। अब तुम्हारी मौत तय है। मेरे मालिक वापस जा रहे हैं, एक पत्र लिखूंगा, सरकार तुम्हारा पद छीन लेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरा इंतजार करो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरा बेटा तो गृह मंत्रालय का मंत्री है, मुझे छोड़ दो, मैं भी अनाज नहीं दूंगा। मेरे पिता तो युंगशियांग हैं, मैं तो प्रधानमंत्री हूं। मैं तो डर से मर गया। मिस्टर हुआन के लिए कतार लगाओ, इन सब अनाज न देने वालों को सबके सब काट दो। अरे रुको रुको, सब लाइन में लगे हैं, फिर काटो, जल्दी करो। मैं 30,000 पाते देता हूं, मैं 30,000 पाते अनाज देता हूं। हे, अरे बाप रे, यह मिस्टर हुआन भी तो बहुत समझदार है ना। जल्दी आओ 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 आओ, उठाओ उठाओ उठाओ। हैवान, ये हैवान, तुम एक जिंदा इंसान हो, ऐसे ही सिर दे दिया। हाँ, मैं पशु हूं, मैं पशु हूं। मालिक हुआन, तुम्हारी पैंट कैसे गीली हो गई? हा 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 हा। 30,000 बोरे, मैं अभी तैयारी करने जा रहा हूं। जाओ 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 जाओ। हा हा हा, मेरी यह सिर छुपाकर खून उगलने की विद्या। उच्च, अद्भुत। मालिक हुआन तो डर के मुंह निकाल दिया, सच में कुछ खास है। आज के बाद तुम यहाँ कार्यालय में आ जाना। पेशेवर अभिनय, गतो सेक्शन का दैवीय नृत्य। हाँ महोदय, आप उसे इस तरह धोखा दे रहे हैं, क्या कुछ गलत नहीं होगा? अरे आप क्यों डर रहे हैं? क्या ये दरबार पहले ही, क्या संविधान जारी किया गया है? स्वर्ग से बड़ी अपराध है। सभी अधिकारी परिस्थिति के अनुसार कार्य करें, लोगों के जीवन को प्राथमिकता दें। मैं अनाज लूंगा, क्या ये लोगों के लिए है? हाँ 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 हाँ। ये तो काफी नम है। ही, हाँ। माफ कीजिए माफ कीजिए माफ कीजिए।
क्या बात है महोदय, जमींदार हुआन का अनाज पहुंच गया है। यह आपके कहने के अनुसार है। उसके लिए अनाज रसीद। हे, ठीक है। हाँ, देखो हमारे जिले की पंचवर्षीय योजना। ऊंची दीवार बनाओ। राजा बनने में देर करो। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? तुम बिना सबूत के कैसे कह सकते हो? किसी की इज्जत पर दाग लगा रहे हो। क्या मैंने विद्रोह लिखा है? ये तो विद्रोह ही है। तभी तो ऐसे काम करते हो। अरे बाप रे, क्या तुम जानते हो विद्रोह क्या है? स्वर्ग और धरती का संगम। बस मैं इन तरीकों का इस्तेमाल करूं, 5 साल के भीतर मैं हमारा जिला बना दूंगा इस महान शासन का स्वर्गिक स्थान। बहुत अच्छा। अभी अभी तो कहा था महाराजवंश 10 साल बाद बदल जाएगा। पहले से तैयारी कर लो। ये तो साफ साफ विद्रोह है। क्या मैं विद्रोही हूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं समय यात्री हूं। बेशक मुझे पता है यह महान राजवंश जल्द ही अराजकता फैल जाएगी। 10 साल में देश के खत्म होने का खतरा है। अगर मैं पहले से तैयारी नहीं करूंगा तो इस उथल पुथल से कैसे बचूंगा? चूंकि यह 30,000 बोरे अनाज पहुंच चुका है, तुरंत उन बाढ़ पीड़ितों को दे दो। मेरे लिए ऊंची दीवार बनाओ। अच्छा, तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो? आज मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है नियम। तुम क्या करने जा रहे हो? उठो, खड़े हो जाओ। अभी हिम्मत है? ये जिलाधिकारी, देखो वो कितना सुंदर है, बस थोड़ा बदमाश है। समझदार बनो। गुप्त यात्रा वाकई काम आती है। भ्रष्ट अधिकारी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। मेरी तलवार का धार भी कुंद हो गया है। ये लालची और भ्रष्ट अधिकारी सबको मौत की सजा मिलनी चाहिए। अगर ये न होते तो हमारा महान देश आज ऐसी हालत में न होता। अंदरूनी संकट और बाहरी खतरे। दीदी, आगे ही पिंकॉन्ग काउंटी है। इस जमीन को देखो, ये कितनी अद्भुत है। जल्दी देखो, ये सड़क किस कारीगरी से बनी है। मुझे तो पता भी नहीं था। ये तो मेरी राजधानी की ईंटों वाली सड़कों जैसी है। ये पिंकॉन्ग काउंटी इतनी उत्कृष्ट कारीगरी रखती है। मैं आजमाता हूं। ये रास्ता तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। अगर हमारे महान देश के हर जिले में इस चीज का इस्तेमाल हो तो आम लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी दिशाएं खुल जाएंगी। इस रास्ते को सीमेंट रोड कहते हैं। सीमेंट रोड, वाह कमाल है। रुको, आओ और पंजीकरण के लिए जांच कराओ। साहसी हो तुम। जानते हो किसे रोक रहे हो? कहिए जनाब। नाम, उम्र और जन्मस्थान, लंबाई और वजन, सालाना आमदनी। तुम लोग पिंकॉन में क्या कर रहे हो? किन रोहियो बीजिंग की रहने वाली है। 20 साल की 50 किलो, 1 मीटर 70। सालाना आमदनी लगभग 8 करोड़ ताइल है। क्या 8 करोड़? क्या तुम्हारा घर खजाना चलाता है? ये तो सही है। बकवास बंद करो। तुम्हारा रास्ता शुल्क 100 तांबे के सिक्के। पैसे दो। अरे ये तो लूट है। हमारे मजिस्ट्रेट ने कहा है जो भी इस सीमेंट रोड से गुजरे सबको रास्ता शुल्क देना होगा। तुम्हारा सालाना वेतन 80 लाख है। इतने छोटे पैसे क्या मायने रखते हैं? ये जिला मजिस्ट्रेट का नियम है। ये पिंकॉन्ग जिला मजिस्ट्रेट व्यापारियों को लूटता है, अत्यधिक रास्ता शुल्क वसूलता है। लगता है बहुत बड़ा भ्रष्ट है। मुझे उसे लंबे समय तक फंसाना होगा और पूरी गिरोहबंदी को खत्म करना होगा। ये गो पैसे देता है। हाँ, चलो चलें। सब ध्यान लगाओ, आलस मत करो। आज का काम पूरा नहीं होगा। 100 डंडे मारो। यह व्यक्ति पिंकॉन्ग काउंटी का मजिस्ट्रेट है। सचमुच एक दरिंदे जैसा चेहरा है। सुन रहे हो या नहीं? निर्माण नियमों के अनुसार नहीं हुआ। परिवार के आंसू बह रहे हैं। राजदरबार ने पहले ही आदेश दे दिया था आम लोगों को जबरन मजदूरी में नहीं लगाया जाए। यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं? मजदूरी करते हुए यहाँ का मजिस्ट्रेट न सिर्फ यात्रियों को लूटता है बल्कि लोगों को सताता भी है। बूढ़े, फिर से काम में आलस करोगे।
तो मार पड़ेगी। रुको। अरे, हमें 2 साल से नहीं मिले। बहादुर आदमी मिल गया। हाँ महोदय, ये कौन है? बाहर से है ना? जिला मजिस्ट्रेट महोदय, मैंने गलती की। अब मैं कभी भी काम में आलस नहीं करूंगा। मुझे अकाल के साल का पता है। तुम लोगों का जीवन आसान नहीं है। अब अकाल राहत अनाज आ गया है। तुम्हारे दिन जरूर काफी अच्छे गुजरेंगे। फिर यहां आकर इस कुत्ते जैसे अधिकारी का अपमान क्यों सहो? दरबार हर साल इतना पैसा आप लोगों को देता है, फिर भी आपकी हालत इतनी खराब है। यह नीच कर्मचारी ही कारण है। तुम सब बाहर से आए हो। क्या तुम मेरे पूरे परिवार को मार डालोगे? अरे अरे जिला अधिकारी महोदय, कृपया मेरी गलती माफ करें। मैं उन्हें सच में नहीं जानती। बूढ़े, काम में आलस दिखाने वाला तो मैं हूं। सजा देना या न देना पूरी तरह मेरे मूड पर निर्भर है। लेकिन आज मुझे तुम्हें दंड देना ही होगा, क्योंकि किसी ने कुछ कहा जिससे मैं नाराज हो गई। अरे, मैं उन्हें सच में नहीं जानता। हे जिलाधिकारी, मुझे छोड़ दो। अगर माफी मांगने से काम चलता तो कानून की क्या जरूरत है? पैसे देकर इसे भगाओ। बुजुर्ग, डरो मत। हे भ्रष्ट अधिकारी, मैं तुमसे पूछता हूं। सरकार ने सहायता राशि भेजी थी। आम लोग अच्छा खाओ रह सकते हैं, फिर क्यों तुम्हारे द्वारा इतना गुलाम बना दिए गए? क्या तुम भ्रष्ट हो? बुजुर्ग, डरो मत। बस तुम उसका राहत कोष गबन का सच बताओ। मैं इस निकम्मे अधिकारी को छोड़ दूंगा। सिर कट जाएगा। बूढ़ा, उन्हें सुनाओ। तुम लोग सिर्फ कागजी बातें करने वाले। कौन सा राहत कोष? राहत अनाज? तुम्हें कुछ नहीं पता। अब भी यह न्याय की बात कर रहे हो? वो जिला मजिस्ट्रेट महोदय, वो तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। अरे अरे, तुम्हारी छाती तो बड़ी नहीं है, दिमाग भी नहीं है क्या? मैं हूं चेंगफंग। जब से मैं मजिस्ट्रेट बना हूं, मुझे नहीं पता कि वो महारानी ने कितना पैसा भेजा, लेकिन हमारे जिले में तो एक पैसा भी नहीं आया। वो राहत अनाज जारी किया गया, स्तर दर स्तर नीचे आया, जिले तक पहुंचते पहुंचते अब कितना बचा है? तो तुम कहना क्या चाहते हो? ऊपर के अधिकारी अपनी जेबें भरते हैं। देश का संचालन अधिकारियों से होता है। अधिकारी भी तो भूखे रहते हैं। तुम्हारी मदद कौन करेगा? पर यह तुम्हारा बहाना नहीं लोगों को गुलाम बनाने का। तुझे कुछ पता नहीं है, मैं इसे काम के बदले सहायता करता हूं। ये सभी लोग मेरे काम के स्थान पर काम करते हैं। न केवल उनका पेट भरता और शरीर दिखता है, बल्कि उन्हें मजदूरी भी मिलती है। वे मेरे यहां काम करना चाहते हैं, तो उन्हें मेरी दया चाहिए, समझे? हाँ जिलाधिकारी महोदय, मुझे ये काम दिया हमारे पूरे परिवार को भोजन मिल सके। जिलाध्यक्ष महोदय, आप गुस्सा न करें। मैं गुस्सा नहीं हूं। अब तुम कर सकते हो। अपना सामान बांधो, निकल जाओ। ठीक है, मान लेते हैं तुम ठीक कह रहे हो। बुजुर्ग को जाने दो, क्योंकि मैं नाखुश हूं। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, ये बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हारी वजह से ही ऐसा हुआ। मुझे गुस्सा दिलाकर ही भगाया गया था। बस इसी वजह से तुम लोगों को खाना नहीं मिला। मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है तुम्हारा यह अपने आप को सही समझना। दयालु बुद्ध जैसा दिल तुम। हमारे पास पर्याप्त लोग नहीं है। इन तीनों को बांट दो, मजदूरी करने दो, शहर की दीवार ठीक करो। अरे, क्या तुम गिरफ्तार होने से मना करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते हो वो कौन है? हाँ हाँ हाँ, ये कौन है? बताओ तो। प्रधानमंत्री जी, वो आज की महिला है। राजधानी की व्यवसायी महिला। अरे, राजधानी? क्या वो बहुत अमीर है? जूते मुझे दो। हाँ हाँ हाँ। अरे, मैं अंधा हो गया था। मुझे नहीं पता था कि आप सब हैं धनी व्यापारी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। विशेष अतिथियों की सेवा करो। हाँ हाँ हाँ, सबसे आगे बढ़िए। पिंकॉन्ग काउंटी औद्योगिक पार्क में आपका स्वागत है। हाँ हाँ हाँ। यह मजिस्ट्रेट कैसा है? मुर्तक किताब से भी तेज है। वाह, ये दीवार मेरे शाही महल से भी ऊंची है। शहर में प्रवेश शुल्क 50 ताइल है। 50 ताइल? तुम लोग डाका क्यों नहीं डालते? ये गो, पैसे दो। मुझ पर जबरन वसूली करने आए हो। यह जिलाधिकारी सचमुच मौत को बुलावा दे रहा है। देखता हूं उसकी कमजोरी पकड़कर। उदार। हमारा पिंकॉन्ग जिला बस यही चाहता है। ऐसे ग्राहक तो लीलैंग। कुछ शिक्षकों को ले जाओ 5 सितारा होटल में, प्रेसिडेंशियल स्वीट।
सर्वोच्च मानक के अनुसार करो। समझ गया। कृपया मेहमानों को कार में बैठाएं। यह कौन सा अजीब चीज है? बिना घोड़े के भी दौड़ सकता है। गवार। कहीं ये मुझे यंत्र कला तो नहीं? सवारी का किराया 100 तोले है। फिर से भरो। मजिस्ट्रेट इस हद तक जबरन वसूली कर रहा है। आम लोग निश्चित तौर पर बहुत दुखी होंगे। यह मजिस्ट्रेट रिश्वत मांग रहा है। यह पहले से ही मौत की सजा का अपराध है। हम पहले पैसे दे सकते हैं। देखते हैं कि वह आगे और कितने अपराध करता है। उस समय एक साथ सजा देंगे। कठोरतम दंड देंगे। चलो। आओ आओ आओ। कितने अमीर हो? मालामाल हो गए। ये तो सराय है। यह मेरे महल से भी अधिक शानदार है। हाँ। आपका स्वागत है महान अतिथि। शिलाई डैंग होटल। कुछ सुई कमरे ऊपर हैं। कृपया 800 तोले चांदी का भुगतान करें। धन्यवाद। और भी भुगतान करना होगा। कौन सा इन 800 तोले का है? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हम सब तो बड़े हो चुके हैं। अपने कहे हुए शब्दों के लिए जिम्मेदार रहना होगा। उसे दे दो। ये भ्रष्ट अधिकारी। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अंदर पधारें। पधारें। अरे पधारें। कृपया अंदर आइए दोनों महोदय। दीदी, ये कमरा कितना शानदार है। इस घर की भव्यता तो राजमहल से कम नहीं लगती। निश्चित ही चेंगफांग नामक यह व्यक्ति आम लोगों का खून चूसकर उनकी मेहनत की कमाई से इसे बनवाया है। यही रह सकते हैं, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद। यह मोमबत्ती तो बहुत छोटी है। कमरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। यह कौन सा जमाना है? हम तो आवाज से जलने वाली लाइट लगवा चुके हैं। आवाज से जलने वाली लाइट। हाँ। अरे, क्या देख रहे हो? क्या दूसरा तरीका नहीं है? देखा। यह है वॉइस कंट्रोल लाइट। सही इस्तेमाल का तरीका। यह वॉइस कंट्रोल लाइट कमरा इतना रोशन कर रही है, दिन जैसा उजाला। बिल्कुल इसी तरह से खोलना है। जरूर चमकाना पड़ता है। अरे हाँ। अच्छा। क्या कर रहे हो? यह आवाज से जलने वाला बल्ब सचमुच अद्भुत है। क्या सच में थप्पड़ मारने से नियंत्रण हो जाता है? अगली बार फिर ऐसा हुआ तो घर के नियमों के अनुसार सजा मिलेगी। मजा आया ना? तुम लोग जल्दी आओ। कमरे में हैरत की बात कुआं का पानी है। प्राकृतिक कुआं का पानी, मीठा और स्वादिष्ट। तुम भी एक घूंट पी लो। जरूरत नहीं, मुझे प्यास नहीं है। अरे वो क्या है? मुझे अभी काम है। तुम लोग पहले खेलो। दुष्ट अधिकारी, रुको। मैं भी तुम्हारे सामने दिखावा नहीं करूंगी। असल में मैं निरीक्षक महोदया हूं। ये गू की दासी। मुझे पहले से ही पता था कि तुम लोग ऊपर से निरीक्षण के लिए आए हो। तो आप निरीक्षक महोदया हैं। साथ ही निरीक्षक महोदया महारानी के अंगरक्षक दल की भी सदस्य हैं। मैं महारानी महोदया की सेविका हूं। निरीक्षक महोदय वे स्वयं लेखा जांच करेंगे। जिले के हिसाब किताब तुम ठीक करो। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तुम्हें मार दिया जाएगा। अब जांच की क्या जरूरत है? मैं तो न्यायप्रिय महाप्रभु हूं। बिल्कुल साफ है। कुछ पता चला क्या? अभी तक नहीं। फिर से ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से ये चेंग साहब बस एक अच्छे अफसर हैं। निरीक्षक महोदय
निरीक्षक महोदय, मैं पिंगकोंग काउंटी के मजिस्ट्रेट के खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। चेंग फेंग, लोग कहते हैं कि आप एक नेक और ईमानदार अधिकारी हैं। हम्फ, ये सचमुच गुस्सा दिलाने वाली बात है। निरीक्षक महोदय, कृपया पिंगकोंग काउंटी के लोगों को बचाइए। ये कैसा अन्याय है? जल्दी से बताओ। मैं आम लोगों की तरफ से फैसला करता हूं। निरीक्षक, महान जिया के कानून के अनुसार यह व्यक्ति संबंधित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट द्वारा, यानी मैं चेंग फांग, मामले की सुनवाई करूंगा। तुम सीमा मत लागो। तुम दाहिया के कानून वास्तव में ऐसे ही हैं। निरीक्षक महोदय, क्या आप जानबूझकर कानून तोड़ रहे हैं? चूंकि कानून ऐसा है, मैं एक निरीक्षक के रूप में, क्या जूरी ठीक रहेगी? जैसी आपकी मर्जी। शियाओयू महोदय अदालत में आ रहे हैं। ऐलान करो। महोदय अदालत में आ गए हैं। कितना समय बीत गया? महोदय आखिरकार मुकदमा सुनेंगे। निरीक्षक महोदय आ गए हैं। श्री हुआंग श्री चेंग के खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं। देखो, नीचे खड़ा कौन है जो मुझ पर दोष लगा रहा है? तुम्हें मौका दिया जाता है, तुम जल्दी से बोलो। यह तो बहुत बड़ा अपराध है। बस तुम्हें साबित करना होगा कि जिला मजिस्ट्रेट वाकई दोषी है। भले ही वो न्यायाधीश हो, फिर भी मौत की सजा से नहीं बच पाएगा। यह वही चेंग फैंग है। 5 साल पहले उसने मुझसे ब्लैकमेल किया था। हमारे हुआंग परिवार से 30,000 बोलियन ने ठग लिया। ब्लैकमेल और धोखाधड़ी। इस चेंग फैंग में सचमुच कुछ गड़बड़ है। उस घटना के बाद से मैं दिन रात छिपा रहा ताकि उनकी जांच कर सकूं। रिश्वतखोरी और कानून तोड़ने के सबूत। हाँ, ईश्वर उसी की मदद करता है जो मेहनत करता है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा बकवास। 20 थप्पड़ मारो। चेंग फॉन्ग, तुम सजा क्यों दे रहे हो? उसका बयान स्पष्ट है। यह मेरे फैसले को प्रभावित करता है। उसे 2 थप्पड़ मारो। उसे होश में लाओ। चेंग फैंग, तुम्हें संयम बरतना चाहिए। जूरी, बस जूरी की सीट पर बैठो। मैं इस मामले की मुख्य जांच करता हूं। मेरे नियम ही नियम हैं। जारी रखो। निरीक्षक महोदय, मुझे बचाओ। मजिस्ट्रेट चेंग, तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो। असंबंधित लोग इस मामले में हस्तक्षेप न करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिश्वत लेकर कानून तोड़ने की? क्या हुआ? अब समझ में आया क्या कहना है। यह साधारण नागरिक हुआंग याओदे हैं। पिंगकोंग काउंटी के मजिस्ट्रेट चेंग फॉन्ग के खिलाफ शिकायत करता हूं। वाह, वो देशद्रोही है, देश को बेच रहा है। रणनीतिक सामग्री जैसे अनाज बर्बर जनजातियों को बेच रहा है। वो हमारे शिया देश का देशद्रोही है। मेरे पास सबूत हैं। ये है उसका बर्बर देश से संबंध, लेन देन का रिकॉर्ड। पिंगकोंग के मजिस्ट्रेट देशद्रोही है। अच्छा, ये बात है। मैं डर से मर गया। मुझे लगा तुम मुझ पर केस करोगे। लीजिए, कहाँ है? नकली सबूत मान्य नहीं है। चेंग फैंग, मुझे पता था तेरे स्वभाव के अनुसार तू कभी नहीं मानेगा। मैं पहले से तैयार था। वान मूर्तो तो गवाह के रूप में तू अभी तक सामने क्यों नहीं आया? और कब तक इंतजार करेगा? ये जंगली लोग, जंगली देश के भूरे भेड़िए कबीले का पुत्र वान मुआर्तो तो सबूत दो। पिंगकोंग काउंटी के मजिस्ट्रेट 00 जी ने दुश्मन देश को अनाज बेचकर देशद्रोह किया। ये सच है। हम्फ, चेंग फॉन्ग का देशद्रोही व्यवहार, सबूत और गवाह दोनों मौजूद हैं। मैंने बहुत पहले ही दरबार को शिकायत पत्र भेज दिया था। महानिरीक्षक, यदि आप इस देशद्रोही को कानून के अनुसार सजा दें तो आम लोगों की चिंता दूर होगी, दरबार की चिंता भी दूर होगी। ठीक है, तुम सच में भ्रष्ट अधिकारी हो। देशद्रोही, महाशया के साथ विश्वासघात, मृत्युदंड का अपराधी। अरे, तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम उसके लिए गवाही दोगे? बिल्कुल सही। मैं तो हमेशा देश के न्याय के पक्ष में खड़ा रहूंगा, और येलो लॉर्ड के पक्ष में भी। अरे तुच्छ घास के टुकड़े, तुम मुझसे देश की बात करता है। जाकर अपनी तैयारी कर ले मरने की। अब तेरे पास कोई गवाह नहीं बचा जो मेरे बेगुनाह होने का सबूत दे। तुमने सरेआम गवाह को मार डाला। निरीक्षक महोदय, तुमने सब देख लिया ना? चेंग फॉन्ग, मेरे सामने भी तुम हत्या करने की हिम्मत करते हो। क्या अब कोई कानून नहीं बचा? कौन है? कहां है? तुम तुम्हें सुधार सकता हूं, है ना? आज अगर मैं तुम्हें नहीं मिटाऊंगा तो मेरा मन शांत नहीं होगा। चेंग फॉन्ग, पहला अपराध, दुश्मन को अनाज बेचकर सहायता देना। अपराध, आम लोगों का अनाज जबरन वसूलना। 3 अपराध,
खुलकर लोगों को नुकसान पहुंचाना। महान शिया कानून के अनुसार 3 पीढ़ियों तक मृत्युदंड। तुम लोग कहो, क्या ऐसे कुत्ते अधिकारी को मारना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। गांव वालों, देशद्रोही को मारो, भ्रष्ट अधिकारी को मारो। गांव वालों को हथियार दो, भ्रष्ट अधिकारी को मत मारो। पिंकॉन्ग को कभी शांति नहीं मिलेगी। चेंगफांग को मारने वाला 500 तांबे के सिक्के इनाम। चेंगफांग, इस दूसरे के हाथों हत्या के षड्यंत्र को तुम कैसे सुलझाओगे? जिलाधिकारी को आम लोगों ने मार डाला। मैं भी अपना पल्ला झाड़ सकता हूं। यह जिलाधिकारी तो अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा था। आम लोगों के हाथों मारा गया। यह भी बुरे का बुरा अंत हुआ। अपने बोए बीज खुद ही काटने पड़ते हैं। छोड़ो। जिला माता पिता के समान है। जिलाधिकारी का अपमान करने वाला मारा जाएगा। जिलाधिकारी का अपमान करने वाला मारा जाएगा। बगावत हो गई है, अब न्याय नहीं रहा। तुम सब क्यों दुष्ट का साथ दे रहे हो? आम लोग क्यों मदद कर रहे हैं? बदमाश चेंगफेंग। ये चेंगफेंग आखिर है कौन? चेंग साहब एक अच्छे अधिकारी हैं। हम सबसे पहले इसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। तुम क्यों मदद कर रहे हो इस बेईमान अधिकारी की बात? बेईमान अधिकारी, हुआन साहब ने कहा था। मैंने अनाज की मांग की, लेकिन असल में वो लोगों की तस्करी कर रहा था। जो जुर्माने का अनाज मैंने लिया, उसने एक डोल चावल से एक इंसान की जान ली। इस पूरे इलाके में कितने लोग उसकी क्रूरता का शिकार हुए हैं? आखिर बेचोगे कि नहीं? बेचूंगा। और अनाज की कालाबाजारी के बारे में, मैं अनाज जंगली देश में सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचता हूं, मुनाफा कमाता हूं, तभी तो पाल पाता हूं अपने पिंकॉन्ग काउंटी के लोगों को, वरना इतनी बड़ी आबादी मैं पालूंगा कैसे? लो लो, जरा डालो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, चलो चलो। इस बारे में क्या? खुलकर लोगों को नुकसान पहुंचाना। मैं देशिया का निवासी हूं। मैंने एक बर्बर को मार डाला। क्या ये कोई उपलब्धि नहीं है? तुम बकवास बोल रहे हो। यह महिला लिशियाओ है। देशिया का 256वां वर्ष। एक भयंकर अकाल पड़ा। आम लोगों का जीवन दुखदायी था। लोग एक दूसरे के बच्चों को खाने लगे। यहां तक कि मैं, एक विद्वान की बेटी, लगभग वेश्यालय में बेच दी गई। अधिकारी चिंग, हालांकि उनका चरित्र भ्रष्ट था और उनकी भाषा अशिष्ट थी। वो बहुत घटिया इंसान है। उसका चरित्र बेहद खराब है। हाँ, लेकिन उसने हमें बचाया, पिंकॉन्ग काउंटी के लोगों को संकट से। वो हमारे पूरे पिंकॉन्ग काउंटी के लोगों का जीवनदाता है। तुमने जो कहा, क्या वो सच है? क्या चेंगफांग बुरा आदमी नहीं है? उसने इतने अच्छे काम किए हैं। फिर वो भारी कर मजदूरों को जबरन ले जाने का क्या? कितने लोग मारे गए? मेरे पिंकॉन्ग काउंटी के रजिस्टर में ऑनलाइन जनसंख्या 412,054 परिवार है और बाकी जिलों में 10,000 घरों से भी कम है। क्या ऐसा इसलिए है कि मेरे पिंकॉन्ग जिले के लोग ये परिवार नियोजन ठीक से नहीं कर पाए? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरे जिलों के लोग अधिकांश भूख से मर गए, जंगल में शव पड़े हैं, और मेरे पिंकॉन्ग काउंटी में जब से मैंने पद संभाला है, एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा? मैं बस पूछना चाहता हूं, तुम मुझे किस आधार पर दोषी ठहराते हो? लॉर्ड हुआंग, चेंगफोंग ने जो कहा वो सच है। बिल्कुल सच है। बकवास बोल रहे हो। जब मैंने सुबह पुष्टि की थी, डेटा देखा था, चेंग साहब कानून का पालन करते हैं। तुम मुझे दोषी ठहराना चाहते हो? चेंग साहब एक न्यायप्रिय अधिकारी हैं। मैं तो देखना चाहता हूं कौन मुझे दोषी ठहराना चाहता है। किस आधार पर मुझे दोषी ठहराएगा? क्या सच में मैं ही गलत था? मैं नहीं जानता। बहुत समय से ऊंचे मंदिर में रहते हुए दूर के जल और थल को भूल रहे हो। अगर महान शिया के सभी लोग तुम्हारी तरह हो जाएं, 10 वर्ष भी नहीं लगेंगे। महान शिया का अवश्य पतन हो जाएगा। साहस देखो ऐसे राजद्रोही शब्द कहने का। चुप रहो चेंग साहब, मैं गलत था। तुम में ऐसी प्रतिभा है। क्यों? सिर्फ एक छोटा सा जिला मजिस्ट्रेट है। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम जाकर गेंगू से पूछो। तुम मुझसे पूछो मेरा पिंकॉन्ग काउंटी में काम इतना अच्छा क्यों रहा? लेकिन हर बार प्रमोशन के समय या तो किसी मंत्री का बेटा या किसी मंत्री का शिष्य होता है। क्या मैं राज्य चलाने में इतना अक्षम हूं? महोदय चिंग, मैंने गलती की है। सम्राट का आदेश आ गया है। काउंटी मजिस्ट्रेट चेंगफांग कहां है? तुरंत सम्राट के आदेश का स्वागत करो। मैंने कब कोई आदेश जारी किया था? पिंकॉन्ग काउंटी के मजिस्ट्रेट चेंगफांग न केवल जनता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि देशद्रोह को भी बढ़ावा देता है। जिलाधिकारी के पद से हटाया जाए, राजधानी के कारागार में डाल दिया जाए, प्राणदंड की प्रतीक्षा में।
बहुत अच्छा तुमने सच में राजधानी को मेरे खिलाफ झूठा पत्र लिखा। चेंगफोंग, निरीक्षक तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन दरबार में ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए मैंने खर्च किए हैं हजारों ताइल सिल्वर रिश्ते सुधारने में। तू जीकर थक गया है क्या? मैं तुझे बताने वाला हूं कौन है असली पिंगकोंग काउंटी का बादशाह। अरे वाह चेंगफेंग, तू इस दुनिया में नया है। यहां पहचान से काम चलता है। ये तो सोचा नहीं था। मैं इस भले आदमी से धोखा खा गया। दोषी चिंगफेंग, अभी घुटने टेक कर आदेश स्वीकार करो। मैं निर्दोष हूं। मैं क्यों स्वीकारूं आदेश? साहस है तुम्हारा आदेश मानने से इनकार करने का? क्या तुम्हें नहीं डर कि तुम्हारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा? मैंने आज तक किसी से नहीं डरा। हमारा सामना एक मुश्किल दुश्मन से है, तुम्हें चखाए बिना हमारे तरीकों का। तुम सोचते हो ये शाही फरमान कागज का बना है क्या? मैं 3 तक गिनता हूं। अगर तुम अभी भी सम्राट के आदेश का स्वागत घुटने टेक कर नहीं करते तो हमें माफ करना, हम तुम्हें यही मार डालेंगे। मुझे मार डालोगे? हिम्मत है तो इधर निशाना लगाओ। अगर निशाना चूक गए तो तुम नपुंसक हो। हाँ हाँ, माफ करना। नपुंसक चीज। सरकारी अधिकारी चेंग निर्दोष हैं। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। सम्राट का आदेश है गिरफ्तार करने का। बाकी मैं नहीं संभाल सकता और नहीं संभालना चाहता हूं। माफ कीजिए सरकारी अधिकारी चेंग, पहले मैंने आपके बारे में गलत समझा था। एक पल रुको, तीर लग गया तो मैं यहां हूं, कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। हे भगवान, कोई तुम्हारे लिए तीर रोकेगा तो दोनों को मार दो। तीर लग गया तो क्या होगा? तो हट जाए यहां से। तो है ना छोटे जो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज चेंगफोंग मेरी रक्षा में है। एक और तीर चलाने की कोशिश करके देखो। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूं, अभी तीर चलाने की हिम्मत करोगे? महाराज कृपया इस नौकर को क्षमा कर दें। इस नौकर को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं राजधानी में नहीं था। आखिर राजाज्ञा किसने दी? नौकर को नहीं पता। बोलो। अगर इस दास ने कहा तो और भी लोग मरेंगे। ठीक है, भले ही तुम न बताओ। क्या सम्राट सच में नहीं समझ सकता? राजधानी में इसे करने की शक्ति रखने वाले क्या वे कुछ ही लोग नहीं हैं? दीदी, अब हम क्या करें? तुम्हारी पहचान खुल गई है। अगर तुम अब भी बाहर घूमते रहे। महाराज कृपया तुरंत महल लौट चलें। आपका स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। महोदय, वो हमसे इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। यह नहीं हो सकता। वो अभी तक आप हमारे महान शाही राजवंश के सबसे विश्वसनीय मंत्री हैं। किसी को भी कभी आपको चोट पहुंचाने का मौका नहीं देंगे। हाँ हाँ महाराज, आपकी वीरता अद्भुत है। हाँ हाँ। श्रीमान चेंग, क्या श्रीमान चेंग तैयार होंगे मेरे साथ राजधानी लौटने के लिए? कैबिनेट अकादमी के विद्वान, वो तो 9 उच्च अधिकारियों से भी अधिक शक्तिशाली कैबिनेट विद्वान है। ये तो एक छलांग में आसमान पर पहुंचना है। क्या यह संभव है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या आपत्ति है? आपत्ति तो कोई नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद के विद्वान उसमें मजा ही क्या है? और मैं दरबार में गया था ना, हर कोई मुझे नियंत्रित करना चाहता था। यहां पिंगकोंग काउंटी में रहने जैसा कहां है? आजाद और निश्चिंत रहने में कितना सुख है। अगर मैं तुम्हें यह वादा करूं, अगर तुम चाहो मेरे साथ राजधानी वापस चलो, तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। महाराज, भले ही मैं यहां पिंगकोंग काउंटी में रहूं, राजनीति से दूर इस जगह पर मुझे सब पता है। अब अंदर की बात चलती है। वो क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री सीमा। दीदी, अभी दरबार में वो दुष्ट मंत्री हावी है। मंत्री चेंग दरबार में आएंगे, उन पर अंकुश रहेगा। लेकिन महोदय, वो तो कैबिनेट अकादमी का विद्वान है। ये भी ठीक है। मेरी 3 शर्तें हैं। श्री चेंग कृपया बताएं। ये पहली शर्त है कि मुझे कैबिनेट अकादमी के विद्वान से ऊपर सम्राट का शिक्षक पद चाहिए। अरे नहीं करना है तो मत करो। ठीक है। दूसरी शर्त, छोड़ो मैंने अभी तक सोचा नहीं है, सोचकर तुमसे कहूंगा। अरे तुम कहां जा रहे हो? मैं अपना सामान पैक करने जा रहा हूं।
कार से चक्कर कमा रहे हैं? तुम रात को इतना खाना मत खाओ, एक भी नहीं बचेगा। हत्यारे, ये सीमा परिवार ने किया है। दीदी, चलो भागते हैं। चेंग फैंग, तुम पागल हो, इतनी जल्दी क्यों है? छोटी सी बात है। सरदार को छोड़कर सबको मार दो। सीमा लियांग, है ना? छोटी बारिश, ले चलो। महाराज, हम महल पहुंच गए हैं। मैं सम्राट का शिक्षक बनने जा रहा हूं। बहुत अच्छा है। छोटे श्रीफेंग, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह दिखाता हूं। पहले एक पल रुको, उस आदमी को यहां लाओ। जी। चेंग फेंग कहाँ है? मैं तुम्हें मारने की कसम खाता हूं। उसे कालकोठरी में ले जाओ। चेंग फंग, मैं तुम्हें मारने की कसम खाता हूं। महाराज, सीमा के बूढ़े दुष्ट की पहली भेंट। तुमने अभी क्या नहीं कहा था? क्या तुम सोने जा रहे हो? चलो सोने चलते हैं। ये चेंग फेंग, तूने मेरी बहन को बहकाया। महाराज दरबार में नहीं आए। महाराज वास्तव में नहीं आए। फिर से मंत्री सीमा संभाल रहे हैं। आज का काम पूरा हुआ। दरबार विसर्जित किया जा सकता है। हम लौट आए हैं। विसर्जन कैसा? महाराज, मैंने सीमा लिया को पहले ही भेज दिया था, राजधानी लौटते रास्ते में उन्हें रोककर मारने के लिए। किन रोयो? क्या वो विफल रहा? यह आदमी फिर कौन है? इस बार की निजी यात्रा मुझे अधिकारी चेंग फॉन्टिंग ने चिताया था, इसलिए चेंग अधिकारी को आमंत्रित किया वापस दरबार में सेवा करने के लिए। यह व्यक्ति बिल्कुल अज्ञात है। आप इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, यह बहुत हठीला है। यह एक सम्राट के व्यवहार के अनुकूल नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना बिल्कुल सही है। मैं स्वयं जानता हूं कि शिष्टाचार के मामले में मेरी कुछ कमियां हैं, इसलिए मैंने महामहिम चेंग को जो पद दिया है, वो हमारे महान साम्राज्य शिया का सम्राट गुरु है। विशेष रूप से मेरी शिक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। महाराज, यह व्यक्ति उम्र में 20 से अधिक नहीं है। वो किस योग्यता से सम्राट का गुरु बन सकता है? महाराज, वो तो एक सुंदर चेहरा मात्र है। महाराज की कृपा पर पलना चाहता है। आप भ्रमित न हो। महाराज के मामलों में तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? मंत्री सीमा, इस दरबार में असली सम्राट कौन है? मैं सिर्फ ये सोचता हूं, दरबारी अधिकारियों की नियुक्ति अवश्य ही विधि विभाग से पारित होनी चाहिए, तभी यह नियम के अनुकूल होगा। नियम? अगर इस दरबार में अभी भी नियम होते तो महाराज पर हमला कैसे हो सकता था? सम्राट पर हमला हुआ, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? यह कब हुआ था? मैं और महाराज राजधानी लौटते समय एक हत्यारा पकड़ा गया है। वो ये भी दावा करता है कि वो एक उच्च अधिकारी का परिवार सदस्य है। सही है। इस घटना के बाद मुझे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, इसलिए मैंने श्री चेंग को आमंत्रित किया सम्राट के शिक्षक के रूप में सेवा करने के लिए। मुझे सच्चे और झूठे की पहचान करना सिखाओ। जहां तक इस बात की बात है कि हत्यारे को किसने भेजा था मुझे मारने के लिए। मंत्री सीमा, आप क्या सोचते हैं? कृपया सभी मेरी सहायता करें और पहचान करें। यह हत्यारा आखिर किसका परिवार है? हत्यारे को ले आओ। वाह, सच में हत्यारा है। यह मूर्ख। चाचा, दोस्तों, मैं इस हत्यारे को देखता हूं और प्रधानमंत्री सीमा द्वान, मैंने उससे सुना है। वो प्रधानमंत्री का भतीजा है। सीमा लियांग।
अरे नहीं, ये सच में सीमा लियांग है। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री, तुम इसका क्या स्पष्टीकरण दोगे? सीमा लियांग, वो सीमा लियांग नहीं है, उसकी पहचान नकली है। काका, तुम्हारा काका कौन है? इस बूढ़े पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं कहता हूं, यह व्यक्ति सीमा लियांग नहीं है। साथी सदस्यों, तुम लोग देखो, ध्यान से देखो, सबके परिवार वाले राजधानी में हैं। बोलो और पक्ष चुनो। अच्छी तरह सोच लो। ऐसा मत करो, परिवार बर्बाद हो जाए, वो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारी मदद करता हूं देखने में। यह व्यक्ति श्री झांग है, उसे झांग सान कहते हैं। सब लोग कहो, क्या ये सही है? नहीं, वो सीमा लियांग कैसे हो सकता है? ये तो साफ साफ झांग सान है। जी हाँ महाराज, इस आदमी का नाम झांग सान है। झांग सान, झांग सान, हाँ यही तो है झांग सान। महाराज, योंग शियांग हमारे महान शिया साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं। वो महाराज को नुकसान पहुंचाने की कैसे हिम्मत कर सकते हैं? इस दरबार में सचमुच सभी सीमा परिवार के समर्थक हैं। बहुत अच्छा, वाह क्या शानदार झूठ है। आज मैंने सचमुच देख लिया, तुम ये सीमा परिवार वाले दरबार में कितना प्रभाव रखते हो। तुम चुप रहो, तुम हमारे आदरणीय महामंत्री सीमा को बदनाम कैसे कर सकते हो? तो तुम अच्छी तरह देख लो, ये तुम्हारा आदरणीय मंत्री सीमा कुछ ही देर में कैसे दया की भीख मांगता है। मंत्री सीमा का अपमान करने वाला, सम्राट का गुरुपद, वो इसके लायक बिल्कुल नहीं है। तुम हो कौन? तुम मुझे सबक सिखाने की हिम्मत करता है? दरबार में खड़े होकर मारपीट करते हो। क्या आपको कानून नहीं बचा? कानून, कानून तो मैंने ही सिखाया है। दरबार का अनुशासन बिगड़ गया है। दरबार का अनुशासन तो बिगड़ गया। इस अव्यवस्था के जनक क्या ये तुम लोग नहीं हो, जो मां दुआन के समर्थक हैं? सीमा दुआन के समर्थक? चूंकि प्रधानमंत्री सीमा कहते हैं कि वो नहीं है सीमा लियांग। शियाओयू, उसके परिवार को ले आओ, उसे यहां ले आओ। सब यही हैं, छोटे भाई और भाभी, तुम लोग। चूंकि योंग शान कहता है कि वो सीमा लियांग नहीं है, तो ऐसे देशद्रोही 3 पीढ़ियों तक सजा। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वो सीमा परिवार जैसा नहीं है जिसके पास मृत्यु मुक्त पदक है। रुको, मैं मानता हूं, वो सीमा लियांग ही है। वो फिर से सीमा लियांग बन गया है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, एक पल के लिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। ये स्वाभाविक ही है। ठीक है, सीमा दुआन, सम्राट की हत्या का प्रयास, पर यह तो पूरे कुल का विनाश करने वाला अपराध है। यह सीमा परिवार की अयोग्य संतान शिक्षा है जिसने इस द्रोही को जन्म दिया। मैं वापस जाता हूं, उसे जरूर सख्त सजा देनी चाहिए। सीमा लियांग, उसका दिल बहुत खराब है महाराज। प्रधानमंत्री सीमा, लेकिन वो बहुत वफादार है, और पिछले सम्राट भी, और मुझे सीमा परिवार को भी दिया मृत्यु मुक्ति स्वर्णपट। मैं इस स्वर्णपट का उपयोग करता हूं, इस बार क्षमा कर सकता हूं सीमा परिवार के द्वारा किए गए अपराध। मृत्यु मुक्ति स्वर्णपट एक जान बचा सकता है। चेंग फोंग ने बस थोड़ी चाल चली, तो फिर इस सीमा द्वान को एकमात्र सुरक्षा आदेश टोकन सौंप दिया जाए। दीदी, छोटे फोंग महोदय यहां हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं। जोंगजिंग मंदिर के वरिष्ठों की सभा का, वरिष्ठों का, तुम ठीक से जोंगजिंग मंदिर में नहीं रहते, दरबार में क्यों आए हो? महाराज, कल रात जोंगजिंग मंदिर में एक अजीब घटना हुई। महाराज को चेतावनी देने के लिए यह मेरा कर्तव्य था, अपने पति को महल लाने के मामले में। शियांगजे, एक भयानक आपदा आने वाली है। क्या तुम मुझे बता रही हो कि मैं पुरुषों को चुनकर महल में लाऊं ताकि वे आपदा से बच सकें? किन रोयो, मेरी योजना में सिर्फ सीमा लियांग ही नहीं है, यह एक बड़ा तोहफा है। मैंने दुनिया के सभी प्रतिभाशाली युवकों को देखा है, केवल यह एक ही है, सीमा परिवार का सीमा जुनान।
जो आपसे विवाह करने के लिए सबसे उपयुक्त है। हे प्रभु, मैं लंबे समय से आपका प्रशंसक रहा हूं। यदि हम भाग्य का पालन करें और हम दोनों पति पत्नी बन जाएं, तो इससे पूरी मानव जाति को लाभ होगा। कुलपति, क्या आप जानते हैं कि परसों सीमा परिवार ने ही आग भेजी थी मेरी हत्या करने के लिए। अभी आप चाहते हैं कि मैं सीमा जुनन से विवाह करूं। महाराज, सारी प्रजा का कल्याण सर्वोपरि है। यदि आपका विवाह शीघ्र नहीं हुआ तो भारी विपत्ति आएगी। हाँ महाराज, इसके अलावा मैं इस संसार में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। यदि सेवा करने की बात हो तो निश्चित रूप से वो नहीं हूं। टीना, मेरे बेटे के महल में आने के बाद हर साल एक स्वस्थ बेटा पैदा करो। तुम सिर्फ हमारे सीमा परिवार की प्रजनन मशीन हो। पूरी तरह से हमारे सीमा परिवार के अधीन हो जाओ। ये बात बिल्कुल नामुमकिन है। महाराज, कृपया सारी प्रजा के बारे में सोचिए। महाराज, यदि मेरा पुत्र आपसे विवाह कर ले और आपके संतान हो जाए, तब हमारा महाशय राज्य सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। जियांशान अभी भी 10,000 वर्षों तक जीवित रह सकता है। जी हाँ महाराज, कृपया महाराज इसे स्वीकार कर लें। ओह, रुको 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 रुको, मैं सम्राट का शिक्षक हूं। महाराज की शादी इतना बड़ा मामला, किसी ने कभी मेरी राय पूछी है? जिस पद पर बैठो उसका कर्तव्य निभाओ। यह राजपरिवार के लिए आवश्यक त्याग है। बात तो ठीक है, लेकिन यह सीमा जुनन आखिर है क्या चीज? क्या वो महाराज की नजर में लायक भी है? मैं कैसे अयोग्य हूं? तुम कहते हो तुम क्या हो? लोगों में राजा। अच्छा, तो क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरे साथ शास्त्र और शस्त्र की राह पर मुकाबला करने की? अगर मैं हार गया तो मैं सम्राट का गुरु होने के नाते सीधे तुम्हारी और महाराज की शादी को मंजूरी दे दो। इतना अच्छा मौका, खुशी खुशी मुझसे शादी करोगे? श्रीमान चिंग, तुम कर पाओगे। दीदी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। छोटे फॉन्ग महोदय की प्रतिभा मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूं। जब से मैं 3 साल की समझदार हुई, दिन में किताबें पढ़ती, रात दिन अभ्यास करती। वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं, कला और युद्ध दोनों में निपुण। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेहतर कहने की? सीमा गोंगजी जियाननान में है। उन्हें वेंजुन की उपाधि से विभूषित किया गया है। केवल साहित्यिक प्रतिभा की बात करें तो दुनिया में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। इसके अलावा उन दिनों में तो वे शराब की हालत में भी बाघ मार सकते थे। उनकी मार्शल आर्ट कला इतनी श्रेष्ठ है कि कई दसियों लोग भी उनके पास नहीं फटक सकते। चेंग फॉन्ग अगर इस बात को पहले जानता तो शायद वो राजकुमार के सामने पहले ही घुटने टेक चुका होता, डर गया होता। नहीं तो वह एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? मुझे अचानक एक बात समझ आई। तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरा आना जरूरी नहीं। मेरी एक छोटी सी नौकरानी भी तुमसे 100 गुना बेहतर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक नौकरानी से मेरा अपमान करने की? शियाओयू, यह नौकरानी मेरी बहुत भाग्यशाली है। मैंने इसे अपने पास रख लिया है उसकी साधना के लिए। तुमसे निपटने के लिए यह काफी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इतने आश्वस्त हो। चूंकि तुम हारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूं। तुम एक नौकरानी को मुकाबले के लिए भेज रहे हो। अगर सचमुच हार गई, मेरी शान का क्या होगा? हार नहीं सकते। वो सिर्फ एक नौकरानी है, कितना ताकतवर हो सकता है? यह नौकरानी मेरी पहली शिष्या है। उसने मेरे कौशल का तीसरा हिस्सा सीखा है। उसे हराना उसके लिए बहुत आसान है। केवल तुम ही कर सकते हो, तभी मेरा दिल चैन से रहेगा। कब ऐसा हुआ है कि किसी छात्र को मौका मिले अपने शिक्षक के काम में? बस चुपचाप देखते रहो। अरे, यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मसला है। दीदी, छोटे मास्टर फ्रैंक का स्वभाव तुम अच्छी तरह जानती हो। वो जिद कर रहा है कि उसकी नौकरानी को हम रोक भी नहीं सकते। बस करो, ये बकवास बंद करो। क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो? शिक्षा का मार्ग, कृपया प्रधानमंत्री विषय दें। प्रधानमंत्री जल्दी विषय दीजिए। उस लड़के को पूरी तरह हरा दो। चूंकि आप सभी अब इंतजार नहीं कर सकते, तो फिर महाराज की सुंदरता पर कविता लिखें। जो महाराज को सबसे सुंदर चित्रित करे वही विजेता होगा। मैं क्यों नहीं? बस मैंने सिखाए श्लोक, बस 2 पंक्तियां गुनगुना दो और जीत जाओगे। उन्हें अच्छी तरह देखने दो। मेरे इस सम्राट के गुरु के शिक्षण स्तर को। तुम स्तर की बात करने लायक भी हो मेरी नजर में तो तुम तो बस महाराज को संतुष्ट करते हो। एक न रखेल मात्र, अभी भी इतना घमंड। सेविका सीमा जुनान को हरा सकती है, यह बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? अज्ञानी निडर होता है। मैं हमेशा महाराज के प्रति श्रद्धा रखता आया हूं, महाराज को केंद्र में रखकर। तो ये सेवक
मैंने बिना सोचे कविता लिख दी। मेरे बेटे ने पहले ही मेरे साथ मुकाबले के प्रश्नों पर मिलकर काम किया है। मैं प्रश्न बनाने वाला हूं। तुम जीत कैसे सकते हो? ये लड़की तो स्वर्ग में होनी चाहिए। धरती पर इसे देखना दुर्लभ है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। राजकुमार सीमा की कविता। ये तो अद्भुत है, सचमुच अद्भुत है। हाँ हाँ हाँ। और क्या है? और क्या है? क्या ये 2 पंक्तियां हैं? मेरी काबिलियत साबित करो। इसे महान कहते हो? क्या तुम अनपढ़ हो? बस इतना ही। मेरी दादी से भी बदतर है, बच्चों की कविता जैसा है। तुम दासी क्या समझोगी? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो तुम कविता करो। कर पाओगे क्या? मेरा और तुम्हारा अंतर जैसे कि कीड़ा और आकाश, बिल्कुल अलग। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बकवास बंद करो, कविता करो। बादलों को देखकर वस्त्र याद आते हैं, फूलों को देखकर चेहरा। वसंत की हवा सीढ़ियों को छूती है, ओस की चमक गहरी है। यदि यह जैड पहाड़ की चोटी पर नहीं देखा गया तो चांदनी में जादुई महल में जरूर मिलेगा। ये कविता, यह कविता क्या है? बोलो। यह कविता वास्तव में मेरी तुलना में थोड़ी बेहतर है। बस थोड़ी सी क्या होती है? यहां तक कि मुझ जैसा अनजान भी समझ गया। ये 4 पंक्तियां उसकी 2 पंक्तियों से कहीं बेहतर हैं। बादल वस्त्र चाहते हैं, फूल सौंदर्य चाहते हैं। वसंत की हवा बाढ़ को छूकर उसको चमकीला बना देती है। अभी भी घुटने नहीं टेक रहे और गलती कबूल करोगे। यह नकल है। यह तो नकल ही है। नकल ही तो है, वास्तव में नकल है। मैंने कहा था ना। यह कविता तू एक छोटी सी नौकरानी कैसे लिख सकती है? इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति 1000 साल में एक बार मिलता है। चोरी करने वाली नीच। चोरी क्या होती है? मैंने अपना ही लिखा, मिस्टर चेंग की कविता। यहां कविता करते हैं, क्यों नहीं? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तुम्हारी दाढ़ी भी नहीं आई, ये कैसे लिख सकते हो ऐसी कविता? मुझे यकीन नहीं है। तो मैं अभी सीधे तुम्हारे लिए 2 पंक्तियां सुनाता हूं। हाँ। महान देश में एक सुंदरी है, अद्वितीय और अकेली खड़ी है। एक नजर में शहर को झुका देती है, दूसरी नजर में देश को झुका देती है। मुस्कुराते हुए मुनी तो सारी दुनिया मोहित हो गई। 6 अंतःपुरों की सुंदरियां फीकी पड़ गई। नदी किनारे खड़ी है चांद सी चमकती स्त्री, उसकी कलाई बर्फ सी सफेद है। मैंने नहीं सोचा था कि श्रीमान चेंग इतने प्रतिभाशाली भी हैं। बेशक, यह कविता तो महाराज के लिए है। हजारों लाखों गीत, उसमें क्या मुश्किल है? और मैं क्या, तुम क्या? कमल भी तुम्हारे सौंदर्य के आगे फीका है। झील के महल से आती हवा में गहनों की खुशबू है। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी मंत्रियों, मुझे लगता है कि यह चेंग फेंग कविता के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, बस बेतरतीब ढंग से शब्द जोड़ता रहता है। क्या तुम लोग भी यही सोचते हो? प्रधानमंत्री जी, मैंने भी कुछ पढ़ाई की है। सच में मेरा विवेक इसे स्वीकार नहीं करता। प्रधानमंत्री, यह लेखन प्रतियोगिता का मामला। राजकुमार वो है, थोड़ा कमतर। तुम लोग छोड़ो भी। इस मामले में मैं वाकई तुमसे कम हूं। मैंने खुद को बहुत समझ लिया था। चेंग फेंग, ये साहित्य प्रतियोगिता मैं हार मानता हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी कला वो है मार्शल आर्ट। ओ भूदाओ, तुम मेरे सामने एक भी मुक्का नहीं चला सकते, तो फिर मुकाबला मत करो। सबका समय बर्बाद मत करो। बहुत अच्छा। मिस्टर चेंग के कौशल मैंने खुद देखे हैं। इस दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। चेंग फेंग, क्या तुम डर गए हो? एक औरत को बुला लाओ तुम्हारी तरफ से बोलने के लिए। डर? तुम अभी मुझसे मार्शल आर्ट में मुकाबला करना चाहते हो, है ना? अगर तुम मर्द हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। तुम क्या कर रहे हो? हाँ हाँ, श्रीमान चेंग फिर छिपकर हमला कर रहे हैं। मेरी एक भी चाल को झेल नहीं सकने वाला कमजोर, फिर भी मुझे डराना चाहता है। बेशर्म। मुकाबले में छिपकर हमला करना कहां की शिष्टता है? छिपकर हमला, तुम्हारी अपनी क्षमता कमजोर है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैंने चुपके से हमला किया। बिल्कुल सही। कोई भी कुशल योद्धा पहले से तैयारी करना जानता है, हर समय लड़ने के लिए तैयार रहता है। बस काफी है। चेंग फेंग, शौर्य पद में यह एकल युद्ध क्या महत्व रखता है? असली वीर की शौर्य स्पर्धा युद्ध संचालन और अश्वारोही धनुर्विद्या का मार्ग है। बिल्कुल सही। असली पुरुष को सेना का नेतृत्व और अश्व संचालन करना चाहिए। प्रशिक्षण मैदान में युद्ध व्यूह रचकर अश्वारोही धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हुए झंडा छीनो और सेनापति को हराओ। ठीक है,
क्या यह इतना आसान नहीं है? घमंडी। तो क्या आज मेरे बेटे के साथ मुकाबला करने का साहस है? अपनी अपनी सेनाएं लेकर सैन्य शिविर के मैदान में एक युद्ध क्षेत्र में प्रदर्शन होगा। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम हार मानोगे दिल से। चेंग फैंग, तुम मरने वाले हो। उस समय मैं अपने बेटे के टुकड़े में सेना के कुशल योद्धाओं को तैनात करूंगा। तुम मेरे कैसे मुकाबला करोगे? श्रीमान चेंग, इतने बड़े पैमाने पर मुकाबला कोई मामूली बात नहीं है, जान को खतरा हो सकता है। अरे तुम क्यों डर रहे हो? उनकी थोड़ी सी कला से वे मेरे कपड़े तक नहीं छू सकते। चूंकि तुम्हें इतना विश्वास है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आज दोपहर मेरा बेटा और तुम, हर कोई 5 घुड़सवार लेकर इसी मैदान में सेनापति को मारो और झंडा छीन लो। तलवार अंधी होती है, तुम्हें सावधान रहना होगा। नेता, मैं तुम्हारे बेटे जैसा नहीं हूं, उतना बेकार नहीं। मुझे बस एक ही व्यक्ति चाहिए, बस काफी है। चेंग फांग यह व्यक्ति कई बार हमारे सीमा परिवार की योजनाएं बर्बाद कर चुका है और तुम्हारे और सम्राट के बीच भी दखल देता है। शादी विवाह के मामले इस प्रतियोगिता का पहला लक्ष्य है चेंग फैंग को खत्म करना, ताकि हमारे सीमा परिवार की इस गहरी नफरत का अंत हो। तुम चिंता मत करो, मेरे पीछे खड़े ये कुछ लोग सेना के अनुभवी योद्धा हैं। हम सब घोड़ों पर सवार होकर एक साथ हमला करेंगे। चेंग फैंग के पास चाहे कितनी भी बड़ी कुशलता क्यों न हो, वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। वो हमारे हाथों घोड़े से गिरकर मारा जाएगा। बहुत बढ़िया। युद्ध का मैदान हमेशा अनिश्चित रहता है। उस समय तुम चेंग फैंग को खत्म कर देना। यदि महाराज नाराज हुए तो भी कुछ नहीं कह सकते। महाराज, मेरा बेटा तैयार है, लेकिन चेंग फांग कहाँ है? मंत्री चेंग के पास निश्चित ही अपनी तैयारी करने की चीजें हैं। तुम क्या जल्दी कर रहे हो? मेरे ख्याल से वो डर गया है। आखिर यह जान का मामला है। भाग गया। ये तो स्वाभाविक है। हाँ हाँ, मुझे भी यही लगता है। नहीं तो ऐसा क्यों होता? अब तक नहीं दिखा। ये चेंग फैंग कहाँ है? बूढ़े लोग, क्या किसी ने देखा है? मेरा दाव युद्ध क्षेत्र का घोड़ा है क्या? ये किस घोड़े पर सवार है? इतना अजीब दिखता है, ऐसा कभी नहीं सुना। बिल्कुल सही, ये दिखावटी चीज। यह मेरा बेटा नहीं है, एक मुकाबले का दुश्मन। ये युद्ध का तरीका। चेंग फॉन्ग इसी से जीतना चाहता है, अजीब चीजों से निपटने के लिए। प्रधानमंत्री महोदय, ये चेंग फॉन्ग का घोड़ा लगता है कि यह मेल नहीं खाता मुकाबले की आवश्यकताओं से, मेरी राय में, बल्कि सीधे उसे हारा हुआ घोषित किया जा सकता है। उसे हारा हुआ घोषित करो। चेंग फॉन्ग अकेला ही लड़ने को तैयार है, सीमा जुन्नान के अधीन घुड़सवार सेना के सामने। सीमा परिवार के लोगों ने अभी कुछ नहीं कहा। तुम एक छोटे से वित्त मंत्रालय के उपमंत्री हो, यहां बोलने की हिम्मत करते हो। महाराज सही कहते हैं, हमारे सीमा परिवार की शक्ति के सामने कैसे हार सकते हैं? एक छोटे से मजिस्ट्रेट ट्रॉय से रद्द करने की जरूरत नहीं, सीधे मुकाबला करो। क्या सचमुच चेंग फैंग को इतनी आसानी से मुकाबले से भागने दिया? मेरा बेटा अभी तक क्यों है? युद्ध के मैदान में उसे मार डालो। बस उन कुछ लोगों के भरोसे हाथ कम पड़ रहे हैं। जल्दी से और लोग बुलवाओ, कुछ और जोड़ो। पिछली बार जिसने मेरे सामने इतना आत्मविश्वास दिखाया था, उसकी कब्र पर घास 2 मीटर ऊंची हो गई है। तो इतना घमंड मत कर। ये सभी सेना के मशहूर बहादुर हैं। अगर लड़ाई में हारने लगे तो तुरंत पीछे हट जाना। महाराज, आप देखिए मेरा ये पैर, क्या पीछे हट सकता है? मैं बस। ठीक है, युद्ध की बातों में देरी कैसे हो सकती है? मुकाबला शुरू शुरू करो तो सही। ट्रॉयली, चेंग फैंग, महोदय चेंग, मुकाबला शुरू। जो 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 तुम लोग चुको मेरी अमेरिकी कराटे की ताकत। तुम्हारी हिम्मत मेरी हिम्मत क्यों नहीं? बेटा संभल। चेंग फॉन्ग, ये सवार और हथियार क्या है? आवाज और रोशनी एक पल में फूट पड़ी। एक व्यक्ति को तुरंत मार डाला। क्या ये किवदंती में बताया गया हथेली का वजह है? बूढ़ा आदमी, तुम सब मेरी तरफ ध्यान से देखो। अलग होकर छापा मारो, छिद जाओ।
यह क्या बला है? पागल हो गया है। ये तो विशाल धनुष से भी ज्यादा खतरनाक है। भाइयों, भागो भागो, फौरन मारे जाओगे। तुम उसे रोको, मैं झंडा लेता हूं। जब मैं जीत हासिल कर लूंगा, सभी को 10,000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। 10,000 सोने के सिक्के। रणनीति बदलो। सचमुच मेरे सीमा परिवार का बेटा है, किरीन बच्चा। मेरे बेटे। सीमा क्या था? तेरी मां गायब है। दुस्साहसी चेंगफोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रधानमंत्री सीमा के बेटे के साथ बुरी नीयत रखने की? तुमने अभी क्या कहा? तुम्हें कानून का कोई डर नहीं। कानून का कोई डर नहीं। तुम जीत गए। बस तुम जीतने लायक भी हो। मुझे मत मारो। तुम्हें जीवित रखने का अभी कुछ उपयोग है? आ, मेरा पैर। सीमा कुमार। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसे लोग हमेशा कमजोर और बेकार समझते रहे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन अचानक उसे एक रहस्यमयी शक्ति मिल जाती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। अब वही युवक जो कभी अपमान सहता था, धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखाने लगता है। उसके सामने आते हैं लालच, साजिश और ताकत की असली परीक्षा, और यहीं से शुरू होती है उसकी जबरदस्त वापसी। लड़के ने सिर्फ एक पत्थर फेंका और एक विशाल चट्टान को चूर चूर कर दिया। ये देखकर पास खड़ी युवती दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि यह बीमार सा दिखने वाला आदमी इतना शक्तिशाली हो सकता है। न सिर्फ सुंदर कपड़े बना सकता है, बल्कि उसे भी पहनने का मौका दिया। ऐसा अनोखा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ। आज भी एक पत्थर से विशाल चट्टान तोड़ सकता है। उसे लगा जैसे उसे खजाना मिल गया हो। पता चला कि बस कल ही की बात थी। औरत ने अपना घर और जमीन बचाने के लिए गांव के मुख्य द्वार से एक आदमी उठा लाई। एक बीमार आदमी से शादी कर ली। किसने सोचा था कि वो आदमी वास्तव में एक आधुनिक समय से यात्री निकला। लड़का जब जागा तो उसने खुद को पाया प्राचीन अकाल के समय में पहुंच गया, और सामने वाली औरत उसकी पत्नी निकली। लड़का इतनी कठिन परिस्थितियां स्वीकार नहीं कर पाया, इसलिए उसने ये जगह छोड़ने का फैसला किया। औरत बहुत दुखी हुई। जब लड़का इस उलझन में था, एक्सीडेंटली डोमिनेशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, बस दिए गए टास्क पूरे करो और इनाम पाओ। लड़के ने सिस्टम नोटिफिकेशन के अनुसार उस औरत को अपना विश्वासपात्र बना लिया, और तुरंत ही उसे मिल गया न्यूबी गिफ्ट पैक, नए खिलाड़ियों के लिए विशेष उपहार पैक, 100 दुश्मनों को हराने वाला शरीर, लगातार 100 लोगों को काट सकता है, तलवार और कटार की कला में निपुण, और सुंदर महिला पोशाक सेट और आकर्षक पोशाक सेट और सुंदर महिला पोशाक सेट। श्यूलांग। सिस्टम इतना ध्यान रखेगा, ये सोचा न था। लड़का खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत आधुनिक महिलाओं के कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। यह आरामदायक पोशाक है। मैंने नहीं सोचा था कि आधुनिक कपड़े पहनकर मेरी पत्नी इतनी मनमोहक लगेगी। इतनी गुणवान और सुंदर पत्नी पाकर इस यात्रा का सफर सार्थक हो गया। इस समय उसने यहीं रहने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी सुखी जीवन जी सके। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, पहले खाने की समस्या का समाधान करो। इसलिए दोनों मिलकर पहाड़ पर जाकर जंगली सब्जियां खोदने लगे। उन्हें नहीं पता था कि पहाड़ में घुसते ही उनकी मुलाकात पत्नी की अच्छी दोस्त चुनजी से हो गई। लड़का चुनजी जी की खूबसूरती पर मोहित हो गया। वो एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन अब उसकी अपनी पत्नी है, वो और कैसे कुछ सोच सकता है। उसे नहीं पता था कि इस समय चुनजी जी पहले ही उसके प्रति चुपके से स्नेह रखने लगी थी। अपने मन के अनुचित विचारों को छिपाने के लिए वो मुड़ी और जंगली सब्जियां खोदने चली गई, लेकिन इस समय लगभग गिर ही गया। प्रिय, सावधान। चेन दीदी, तुम ठीक तो हो? ठीक हूं। पैर फिसल गया। तुम लोग यहां सब्जियां खोद रहे हो? मैं पहाड़ों से लकड़ी लेने जा रहा हूं। सिस्टम की मदद से उस लड़के ने आसानी से कुछ जंगली मुर्गियां पकड़ ली। लड़के की टोकरी में जंगली मुर्गियां देखकर दोनों बीवियां हैरान रह गईं, ताकि बीवियों को तुरंत पेट भर खाना मिले। लड़का तुरंत उन्हें लेकर घर की ओर दौड़ा, लेकिन चुनजी अकेली रह गई, उदास सिसकियां लेते हुए। यह एक आरामदायक नाटक है। मुझे यून नियांग जैसी पत्नी क्यों नहीं मिली? इतनी अच्छी किस्मत। एक इतने ध्यान रखने वाले और काबिल आदमी को पा लिया। अरे चेनचुन, तुम सोच क्या रहे हो? वो तो यून नियांग का पति है। दोनों घर लौट आए। बेसब्री से एक भरपेट भोजन करने को तैयार हूं। ये सोचा नहीं था कि पत्नी ने उस लड़के के लिए कुछ अतिरिक्त भोजन बचाने की कोशिश में खुद ही भूखी रह गई। आखिरकार लड़के के जोर देने पर
पत्नी ने खुलकर खाने की हामी भरी। इसी बीच सिस्टम का इनाम फिर आ गया। ये देखकर हैरानी हुई कि यह फिर एक आधुनिक महिला पोशाक थी। लड़का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने अपनी पत्नी को नए कपड़े पहनाए। नए कपड़े पहनी हुई पत्नी लड़के के प्रति और भी अधिक स्नेह दिखाने लगी। जू लैंग, क्या तुम भूखे हो? चूंकि तुम जंगली सब्जी का सूप नहीं खाना चाहते तो मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए चिड़िया पकड़ती हूं। बधाई हो होस्ट, आपने कार्य पूरा कर लिया है। अपने विश्वासपात्र लियू यूनियान के साथ पेट भर खाना खाया। 1 महीने के भोजन का इनाम दिया गया। नौजवान के पास पर्याप्त भोजन हो गया तो उसने मेरी पत्नी की अच्छी सहेलियों को आमंत्रित किया। सबने मिलकर आनंद से भोजन किया। अचानक वसंत जी की जेब से एक छोटी सी किताब गिर गई। बहन वसंत को भी अजीब लगा। पता चला ये कॉमिक बुक चुन दीदी के पति की है, जो गलती से उनकी जेब में रख गए। लेकिन उस लड़के ने इस कॉमिक बुक से एक बड़ा राज उजागर कर दिया। अफवाहों वाला निकम्मा नौवा राजकुमार वास्तव में दुनिया का इकलौता महान तलवारबाज है, लेकिन वो रोजमर्रा में शराब और मौज मस्ती का नाटक करता है। उच्छृंखल और लापरवाह छवि बनाए रखता है। दक्षिण देश की सबसे सुंदर होने के नाते उसकी मंगेतर उसकी दिन भर की शराब और मस्ती बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। नौवे राजकुमार ने भी चोटिल होने का नाटक किया, अपनी मंगेतर के पीछे भागने का साथ दिया। लेकिन अब 4 देशों की मल्लयुद्ध प्रतियोगिता का दिन नजदीक आता जा रहा है। सम्राट को योद्धा न मिलने की चिंता सता रही है। तभी उसे पता चला कि नौवे राजकुमार की रसायन बनाने में लग गई है। इससे सम्राट और भी अधिक क्रोधित हो गया, इसलिए उसने अपने प्रथम अंगरक्षक को भेजा। अपने हाथों से उसकी भट्टी को नष्ट करने पहुंच गया। इस समय नौवा राजकुमार पूरे दिल से अपनी 9वीं पीढ़ी की महान पुनर्जीवन गोली के निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक हमलावरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। जब हमलावरों ने उसकी भट्टी पर नजर गड़ाई, यह उसकी सहनशीलता की सीमा को पार कर गया। ठीक जब हमलावर भट्टी को लात मारने ही वाला था, नौवा राजकुमार और रोक नहीं सका। मैं कहता हूं तुम इतने जिद्दी क्यों हो? मेरी भट्टी ही छेड़नी थी। नौवे राजकुमार की तो उम्मीद न थी। इतना गहरा छुपा रहे हैं। राजभवन के रक्षक जानते थे वे मुकाबला नहीं कर सकते, तो एक भ्रम पैदा करने की चाल चली और राजभवन भाग गए। दक्षिण देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहे जाने वाले राजभवन के रक्षक आराम से नाटक देख रहे थे। अचानक धूल चाटनी पड़ी। उसने तुरंत नौवे राजकुमार के बारे में अपनी मार्शल आर्ट छुपाने की बात सम्राट को बताई। अप्रत्याशित रूप से सम्राट बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ, बल्कि बहुत खुश हुआ, क्योंकि आखिरकार उसे मिल गया था 4 देशों की महान प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति। अगले दिन ही नौवे राजकुमार को आदेश मिल गया, उसे 4 देशों की महान प्रतियोगिता में भाग लेने का शाही आदेश। हालांकि यह अप्रत्याशित था, लेकिन उसे आदेश स्वीकार करना ही पड़ा। दरअसल नौवे राजकुमार की मां बचपन में ही चल बसी थी और 9 राजकुमारों में से 4 पहले ही रहस्यमय तरीके से मारे जा चुके थे। उनके नाना ने अंतिम समय में बार बार समझाया था, कभी भी अपनी योग्यता ज्यादा न दिखाना, अपनी कमजोरियों को छिपाना सीखो, तभी मां की मृत्यु का कारण पता कर पाओगे। इसलिए नौवे राजकुमार ने ऐसा रूप धारण कर लिया, बस खाने पीने और मौज मस्ती करने वाला बच्चा बनकर रह गया। असल में वो चुपके से इतना शक्तिशाली हो चुका था कि धरती पर तलवार के देवता जैसा स्तर प्राप्त कर लिया और एक वेश्यालय खोलने के बहाने उसने टिंग्यू लाउंज को एक घर में बदल दिया। जियांगहू की सबसे बड़ी ताकत। गोंग, महाराज, आपकी शक्ति में फिर से वृद्धि हुई है, बधाई हो। 4 देशों की महान प्रतियोगिता का दिन आ गया। किसी ने सोचा नहीं था कि 3 राज्यों के राजकुमार पहले ही चुपके से मंत्रणा कर चुके हैं, दक्षिण देश के राजकुमारों को बुरी तरह हराने की तैयारी में। इस समय महान वेई राजकुमार अपने आधे अधूरे ग्रैंड मास्टर के कौशल पर घमंड कर रहा था। सीधे मंच पर जाकर दक्षिण देश को चुनौती दो। सोचा नहीं था कि सम्राट सीधे ही व्यवस्था कर देंगे। सोचा नहीं था कि सम्राट सीधे ही एक आरामदायक नाटक की व्यवस्था कर देंगे। सोचा नहीं था कि सम्राट सीधे ही व्यवस्था कर देंगे। नौवे राजकुमार ने सबसे पहले मैदान में कदम रखा। अन्य राजकुमार हैरान रह गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि नौवा राजकुमार एक मार्शल आर्ट न जानने वाला आलसी व्यक्ति है, इसलिए उन्होंने सम्राट को सुझाव दिया कि किसी और को युद्ध के लिए भेजा जाए। लेकिन सम्राट के जोर देने पर नौवे राजकुमार को भी मैदान में उतरना पड़ा। नौवे राजकुमार को पता था कि दरबार में उसकी कोई वास्तविक शक्ति नहीं है। अभी उसका समय नहीं आया था अपनी मार्शल कला दिखाने का सही मौका। लेकिन वेई राजकुमार बेसब्री से इंतजार कर रहा था और उसने उस पर हमला कर दिया। मंगेतर ने भी नौवे राजकुमार के लिए पसीना बहाया। वो नहीं जानती थी कि वो इस स्थिति का सामना कैसे करेगा। कहानी के अंत तक वही आदमी जिसे कभी बेकार और नाकाबिल समझा गया था, अपनी मेहनत और समझदारी से एक नई पहचान बना लेता है। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे, वही अब उसकी ताकत और सफलता देखकर हैरान रह जाते हैं। विश्वासघात से शुरू हुई यह कहानी आखिरकार आत्मसम्मान, सफलता और सच्चे रिश्तों की जीत के साथ खत्म होती है।